नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। आज हम 9th क्लास के अर्थशास्त्र के पहले पाठ की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब चल चुकी है और इसमें अर्थशास्त्र में ये पहला पाठ आता है। इसमें तो आज इसे समझ लेते हैं। गांव की कहानी है तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम गांव में ही रहते हैं और गांव में क्या कार्य होते हैं, क्रियाएं, अर्थशास्त्र हैं तो आर्थिक क्रियाओं की ही इसमें बात होगी, अनार्थिक क्रियाओं की तो बात नहीं होगी। तो आर्थिक क्रियाओं में जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या किया जाता है? बिल्कुल दो प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। कृषि क्रियाएं, जिसमें कृषि और पशुपालन आता है, और गैर कृषि क्रियाएं कहलाती आती है, जो लघु विनिर्माण यानी छोटे छोटे जो विनिर्माण होते हैं वो आता है, परिवहन होता है वहाँ पर, और दुकानदारी आदि। इसके अलावा भी कई उदाहरण आप खुद भी जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो ये गांव में इस प्रकार से जीविकोपार्जन किया जाता है। इसके बाद हम उत्पादन के बारे में आते हैं कि उत्पादन का संगठन क्या है। यानी उत्पादन किया जाता है, कोई भी वस्तु या सेवाएं, उसमें सेवाएं दी जाकर कोई भी वस्तु जो है उत्पादित की जाती है। तो क्यों की जाती है? तो उत्पादन का जो उद्देश्य है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, यानी आवश्यकता है तभी उत्पादन हो रहा है। यानी हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी तो उत्पादन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यानी हमें अगर खाने के लिए भोजन नहीं चाहिए तो फिर हमें उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं, और हमें पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए तो उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आवश्यकताएं हमारी है। उत्पादन की 4 आवश्यकताएं होती हैं, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूमि, आप जानते हो जब किसान खेती करता है तो कहाँ करता है? वो अपनी भूमि पर करता है। पशुपालन भूमि पर होता है, कोई भी दुकान भूमि पर खोली जाती है, कारखाना, कोई भी ऑफिस, कोई भी चीज़, पहले सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भूमि की। इसलिए उत्पादन के कारक का जो पहला पॉइंट है वो है भूमि। उसके बाद है श्रम, यानी भूमि मिलने के बाद उस पर जो श्रम किया जाता है, किसान द्वारा, मजदूर द्वारा, एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा, बुद्धिशील जो मतलब वहाँ पर जो कार्मिक होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? श्रम किया जाता है। तो अगर भूमि पड़ी रहेगी और किसान वहाँ पर खेती नहीं करेगा तो क्या वहाँ पर अनाज उत्पन्न होगा क्या? तो भूमि के बाद श्रम जो है वो उत्पादन का दूसरा कारक है। तीसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी जो वहाँ पर जिस भौतिक यानी जो हमें दिख रही है, और जो औजार जिनसे हम कार्य कर रहे हैं, जैसे किसान जो है वो हल से या मशीनों से जो काम करते हैं वो भौतिक पूंजी में आता है। चौथा है मानव पूंजी, यानी जो किसान स्वयं, जो किसान है जो काम कर रहा है, और जो मजदूर है जो निर्माण कर रहा है, और जो कार्मिक है जो ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रहा है, वो सब मानव पूंजी में आता है। इनको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पाठ में इसमें बहुत अच्छे से इसको बता रखा है। तो भूमि में क्या क्या आता है? भूमि, जैसे भूमि तो है ही है, उसके साथ जल, वन और खनिज जो आते हैं वो भी इसमें आते हैं। दूसरा है श्रम, अर्थात जो लोग काम करते हैं उसमें, जो पहली क्रिया में तो पढ़े लिखे जो कार्मिक होते हैं वो आते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया, कारखानों में, है ना, ऑफिस में, यहाँ पर जो कार्मिक, जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से, है ना, सारे जितने भी कार्मिक हैं वो सारे जो काम करते हैं वहाँ पर वो आते हैं। और दूसरी क्रिया में शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक, जो मजदूर हैं, जो उस कारखाने में काम करते हैं, वो श्रमिक जो हैं वो श्रम। तो श्रम में दोनों तरह के क्रियाएं होती है और दोनों तरह के लोग जो हैं वो इसमें आते हैं। तीसरा जो है हमारा भौतिक पूंजी, जिसको मैंने आपको बताया है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, यानी हम जैसे ही उत्पादन स्टार्ट करते हैं तो उसमें मशीनों की ज़रूरत होती है, मशीनों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है ना। अगर कपड़ा बन रहा है तो सूत की ज़रूरत होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आगत कहलाती है। उन मशीनों को खरीदने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, ये सब आगत कहलाती है। यानी वो वे वस्तुएं हैं, वे भौतिक वस्तुएं हैं जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, और प्रत्येक स्तर पर वो जो काम आती है वो भौतिक पूंजी कहलाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें चौथा मैंने आपको बताई है मानव पूंजी, यानी अर्थात हम स्वयं स्वयं जो हैं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु जो उत्पादन करने के लिए जो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, यानी इन तीनों चीज़ों को जो एक साथ करने योग्य जो हम करते हैं, यानी किसान जो है वो भूमि, अपना श्रम
और जो औजार है उन सबको मिलाकर जो अनाज निकालता है वो उद्यमी कहलाता है। भौतिक पूंजी जो है उसमें दो प्रकार की पूंजी बताई गई है आपके लेसन में, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? जैसे औजार, मशीन, भवन, साधारण, इन सब में किसान का जो हल है, जनरेटर है, इसका प्रयोग उत्पादन में कई वर्षों तक होता है, वो स्थायी पूंजी में आता है। तो कई वर्षों तक, यानी इनका जो ये जो अस्थायी नहीं है, अस्थायी कार्यशील पूंजी को भी कहते हैं। अस्थायी जैसे कच्चा माल, जैसे हम कपड़ा बना रहे हैं तो उसमें जो कपास लग रहा है वो कच्चा माल है, ये कार्यशील है पूंजी है। और नकद मुद्रा यानी जितना पैसा, यानी जितनी पूंजी हम लगा रहे, धन जो हम लगा रहे हैं वो कार्यशील पूंजी में आएगा। तो स्थायी पूंजी में आप समझ गए होंगे, औजार एक बार ही खरीदना पड़ता है, वो जो कई वर्षों तक चलता है, मशीनें कई वर्षों तक चलती है, भवन जो है, ऑफिस जो है एक बार बनाया जाता है वो कई वर्षों तक चलता है, तो ये स्थायी पूंजी में आता है। और जो हर बार जब मतलब किसान जो है वो हर बार जब खेती करता है तो उसे कच्चा माल लाना पड़ता है, यानी बीज लाने पड़ते हैं, उसमें पूंजी लगानी पड़ती है, वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो उम्मीद है बच्चों ये जो टॉपिक मैंने इस पाठ में लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप जितने भी इसमें नोट्स हैं वो कम्प्लीटली आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर आप दबा दीजिएगा ताकि मैं जैसे ही आपके लिए कोई भी लेसन बनाऊँ तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो।